हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बता दें, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश ट्रिपल एस सी यूपी ट्रिपल एस सी के लिए जो आपका बीपीओ है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए पंचायती राज व्यवस्था। तो यहाँ आपका पूरा थ्योरी क्लास दी जाएगी और इतना तो प्रॉमिस करते हैं, आपका क्वेश्चन एक भी इधर उधर नहीं होगा। तो आप सब जितने भी आर्टिकल है, धारा है, योजना है, लगभग जो जो टॉपिक दिया है अभी आपको दिखाएंगे, सेम टू सेम वही एकदम करवाएंगे ही। ठीक। और आपका 100% 99% कहते हैं कि पेपर इसी में से बनाएगा। तो आप सब एक बार देखिए और ख़ुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कंटेंट बहुत मस्त है। ठीक। तो चलते हैं आपके थ्योरी क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं कि विषय सूची क्या क्या आपको विषय दिया गया और इसमें ऐड भी है। ठीक। विषय सूची में तो आपको क्या पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना है। ठीक। ये आपको टॉपिक में भी दिया है, सिलेबस जो जारी है उस सिलेबस में भी दिया है। फिर क्या पढ़ना है, ग्राम सभा की बैठक, कोरम क्या है, कार्य क्या है ग्राम सभा की, और पंचायत समितियाँ क्या है। ठीक। साफ साफ वहाँ सब दिया गया, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको ही पढ़ना है। और क्या है, आगे देखते हैं, विभागीय योजनाएं, आपको योजना भी पढ़ना है। कौन कौन सी, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक। विभागीय योजना में क्या क्या पढ़ना है, स्वच्छ भारत मिशन। आप यदि बीपीओ का सिलेबस देखेंगे ना, सेम टू सेम लिखा हुआ है। और केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी, ये सब सेम टू सेम बीपीओ के सिलेबस में लिखा हुआ है और सेम टू सेम यहाँ भी आप पढ़ेंगे। जो गवर्नमेंट खुद दिया है वही चीज़ आप पढ़ेंगे। ठीक। और चौथा इसमें विषय क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित अन्य विभाग की लाभापत्ति योजनाएं, या कह सकते नगद प्रावधान क्या है। सब बीपीओ में यही सिलेबस बनाया गया जो आप सबको हम पढ़ाएंगे। और ग्राम सचिवालय, जन सुविधा केंद्र व नागरिक सिटीजन चार्टर। जन सुविधा केंद्र मतलब सीएससी, इसी के बारे में पढ़ना है। आप सब एक बार सिलेबस ले लीजिए, मिला लीजिए, सेम टू सेम यही है सिलेबस बीपीओ का। आशा करता है सबको सिलेबस तो याद होगा ही, क्योंकि यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीपीओ के तो आपको तो ज़बान पर याद होगा। अगला क्या है विषय, वेब पोर्टल व संबंधित लिंक, जो आपका स्पेशल दिया है ई ग्राम स्वराज व PFMS। अगला क्या है, पंचायतों में ई गवर्नेंस। और 8वां टॉपिक क्या विषय, क्या मनरेगा। और देख लेते हैं फिर संलग्न सतत विकास एवं ग्राम पंचायतें। तो इतना आपको टॉपिक पढ़ना है और इसी में से आपके बीपीओ में आएगा और धारा भी यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक। चलते हैं आगे, क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक। अध्याय 1 पहले पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश है। अब देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो आप सब नोट्स बनाते चले, जो जो मेन है। यदि आपको याद होगा, कुछ बहुत सारे टॉपिक याद भी होंगे इसमें, और जो नहीं याद होगा वो शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं। ठीक। तो ये एक दिन का वीडियो नहीं है, कम से कम इसमें 5-6 दिन तो लग ही जाएगा। ठीक। अगर इसमें एक एक 2-2 घंटे का क्लास लेते हैं तो 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मान के चलिए पेपर आपका अप्रैल तक होगा, तो 5-6 दिन में अगर एक कंप्लीट हो जाए तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत टाइम मिल जाएगा। ठीक है। बाकी हम अलग से आपको योजना के लिए टेस्ट करवा ही रहे हैं, मॉक टेस्ट, उसे भी आप अटेंड कर लीजिए। ठीक। और हैंड्स नोट्स भी खुद ही योजना के लिए क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं, तो जल्दी वो भी लाएंगे प्रैक्टिस सेट। तो आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। तो कंटेंट से आप देखिए यूपी ट्रिपल एस सी का क्या माहौल है ना। देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहले देखते हैं, बैकग्राउंड क्या है। भारत वर्ष में, थोड़ा जूम कर लेते हैं, भारतवर्ष में पंचायतों का चलन व अस्तित्व हमारी राजनैतिक व सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन काल से ही चला आ रहा। ऋग्वेद में सभा एवं समिति तथा वेद में महासभा एवं समिति या कोविस का उल्लेख मिलता है।
ठीक है। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये आज के समय की पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ये वैदिक काल से चला आ रहा पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। जैसे ऋग्वेद, ये जो किताब है, ग्रंथ है ऋग्वेद, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख मिलता है और समिति का उल्लेख मिलता है, ठीक। और जो वेद है इसमें किसका उल्लेख मिलता है, महासभा और समिति। सभा जिसको महासभा, और समिति, या समिति को और क्या बोलते हैं, कोविस। समिति, सभा, ये तो नाम सुने होंगे आप सब, लेकिन कोविस का नाम नहीं सुने होंगे, ठीक। ऐसे पेपर में आता है, सब लोग सभा समिति याद करके जाते हैं, ऋग्वेद में दिया गया, पूछ लेगा कोविस किसका हिस्सा है, समिति का है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पंचायत क्या है, आप पंचायत की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सामान्य बोलचाल भाषा में पंचायत का आशय 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह, ठीक। पंचायत एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की समस्या का संविधान के दायरे में रहकर निदान करने का प्रयास करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें जन सहभागिता होती है और ग्रामीण जनों का। तो पंचायत समझ में आया। जो पंचायत होता है ना, एक संविधान के दायरे में रहकर जो लोगों की समस्याएं हैं उनको समाधान करने का विकल्प या प्रयास करती है, ठीक। और जैसे पंचायत है तो इसमें पंचायत जो गांव के लोग रहेंगे उनका भागीदारी अहम भूमिका निभाएगा उसमें। तो अगला क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य। देखिए जो मूल उद्देश्य है ना, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है या कौन सा है, ठीक है। तो इसीलिए उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे बात आपको ये भी ट्रिक बता दें, जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसका जो उद्देश्य होगा एक गांव से ज़्यादा लगाव रखेगा, आप इतना ध्यान दीजिएगा। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देना, स्थानीय स्वशासन को स्थापित करना, ये किसका उद्देश्य है, पंचायती राज व्यवस्था का। दूसरा उद्देश्य क्या है, विकास कार्यों में स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, ठीक। मतलब जैसे कोई काम हो रहा था, विकास संबंधित काम हो रहा है ना, तो उसको जो है ग्रामीण जो एरिया, स्थानीय जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा उपयोग करना। ज़्यादा उपयोग करने का मतलब जब वहाँ के स्थानीय लोग उसमें भागीदारी करेंगे तो वहाँ के दृश्य अच्छा होगा, अपने अनुसार वहाँ का काम होगा और खुद वो सब डिपेंड रहेंगे, है ना। विकास में सामाजिक कार्यों की रूपरेखा तैयार करने में जन सहभागिता सुनिश्चित कराना। महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रामीण जनों का सुझाव प्राप्त कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, ये सब क्या है, पंचायती राज के मूल उद्देश्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उद्देश्य आपको याद होनी चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट में पूछता है। अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन, ठीक। क्या 73वां संविधान संशोधन, तो सबसे पहले 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। देखिए क्वेश्चन यहीं पर है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो आप बताएंगे 24 अप्रैल 1993 को, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। उक्त अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। तो जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था की स्थापना हुआ था, ठीक है। और त्रिस्तरीय जो व्यवस्था हुआ है इसमें क्या क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या आता है, ग्राम पंचायत आता है, एकदम निचला सदन यही होता है। फिर क्षेत्र पंचायत होता है, उसके बाद जिला पंचायत, 3 पंचायत होते हैं ना, सबसे ऊपर जिला पंचायत, फिर कौन सा, क्षेत्र पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत। 3 स्तर है, तभी तो 1 2 3 स्तर है, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था। और देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए हर पॉइंट पे आपका क्वेश्चन है, जो आप सब यूट्यूब पर देखते होंगे वीडियो ना, इसमें सब कवर हो जाएगा। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है, 5 वर्ष, कितना वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा। कार्यकाल समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर चुनाव की अनिवार्यता, मतलब जो कार्यकाल है ना उसके समाप्ति
के भीतर, ऐसा नहीं कि कार्यकाल 5 वर्ष समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम पंचायत का चुनाव करवाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे 5 साल जब होने वाला रहेगा उससे 6 महीना पहले क्या कर लिया जाएगा, चुनाव करवा लिया जाएगा। देखिए 6 माह के भीतर ही सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचित होगा। सभी स्तरों का मतलब जो तीनों स्तर है ना, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, डायरेक्ट जनता द्वारा निर्वाचित होंगे सदस्य। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, ग्रामीण अनुसूची के माध्यम से विकास के 29 विषयों के कर पंचायतों को सौंपने की व्यवस्था आदि। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामीण अनुसूची जो संविधान की जो ग्रामीण अनुसूची है ना, पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय दिए गए हैं। अभी सब 29 के 29 विषय अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सा विषय है। ठीक, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा। पिछड़े वर्ग जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओमेन मतलब महिला हो गया, इनको तो संविधान में आरक्षण दिया गया है 33%, है ना। कई सारे राज्य जो कि 50% भी दे दिए हैं। ठीक है, जैसे बिहार आपका पहला राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिए। बाकी कुल मिला के आज के समय अगर देखा जाए कुल 21 स्टेट हैं जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिए। अच्छा, जो 50% वाला आरक्षण आया था कब आया था, 27 अगस्त 2009 को आया था, ये नियम बना था। ठीक, तभी सब लोग दे रहे हैं। तो लेकिन ओबीसी के लिए क्या प्रावधान है भाई, ओबीसी तो पिछड़े में आएगा। तो ओबीसी का जो आरक्षण है ना, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी, इच्छा पर आधारित है। राज्य सरकार को अगर उचित लगेगा तो ओबीसी को आरक्षण देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक, लेकिन एससी एसटी और ओमेन को आरक्षण देना अनिवार्य है। अगला क्या कहा है, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 1/3 से अन्यून पदों एवं स्थानों का आरक्षण। तो महिलाओं को जितने भी स्तर हैं, चाहे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तीनों स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था लागू है। अगला क्या है, अब देखिए ग्रामीण अनुसूची में अभी आपको बताए थे ना, तो ग्रामीण अनुसूची में कितने कार्य दिए गए हैं, 29 कार्य। कौन कौन से कार्य है आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रटना नहीं है, 2-3 बार पढ़ लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। अभी आपको बता दे रहे हैं। ऐसे पूछेगा कि कौन सा मतलब संविधान के जो ग्रामीण अनुसूची है 29 विषयों में से कौन सा नहीं है, तो आपको याद रहेगा तभी तो बताएंगे। तो पहला कृषि विकास एवं विस्तार से संबंधित कार्य, तो ये तो सबको याद रहेगा कि यहाँ ग्राम पंचायत गांव से संबंधित है तो कृषि विकास तो होगा ही, ये तो सब लोग को पता है। ठीक, दूसरा मत्स्य उद्योग, ये भी ग्रामीण क्षेत्र से ही आता है, मत्स्य मछली पालन उद्योग, तो ये भी सबको याद होगा। तो लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग शामिल है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी कॉमन सेंस से सब लोग आंसर निकाल सकते हैं कि गांव में लघु उद्योग तो रहता है। अब गांव में इतना बड़ा बड़ा उद्योग थोड़ी नहीं रहेगा। चौथा भी है खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ये भी सब लोग को पता है ना। इतना तो लॉजिक निकाल ही लेंगे कि खादी ग्राम शब्द आ रहा है तो ये तो गांव में ये सब उद्योग तो रहेगा ही। वन जीवन तथा कृषि खेती मतलब वनों में, ये भी है। खेती बाड़ी का काम गांव में ही होता है अधिकतर। अब देखिए कौन इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये वाला, है ना। जब ये ऑप्शन पेपर में आएगा ना, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं यांत्रिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, है ना, और प्रशिक्षण, तो थोड़ा स्टूडेंट क्या करेंगे ना, इसको डाउट हो जाएंगे कि ये काम गांव में होता है कि नहीं होता है ना। ये 29 विषयों में होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्या होगा, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं यांत्रिक शिक्षा, ये भी 29 विषयों में शामिल है। अगला क्या है, वयस्क एवं बुजुर्ग शिक्षा, मतलब वयस्क हों बुजुर्ग हों उनको शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ये भी सही, ये भी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे जो 29 विषय है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग मानसिक समृद्धि शामिल है, ये भी सही है, तो पॉजिटिव निकल कर आ रहा, मतलब
जो दीन दुखिया हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनकी सहायता करना। तो ऐसे तो काम पंचायत में शामिल तो होगा ही। लोक विभाजन पद्धति, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक बार दो बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। लोक विभाजन पद्धति। और क्या है, 11 नंबर पे क्या है, भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण। भूमि से संबंधित कार्य पंचायत में आता है, ये तो लॉजिक से निकाल लोगे। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं नदियाँ के मध्य भूमि विकास, ये भी आप सब कर लोगे। ग्रामीण विकास, ये तो कर ही लोगे। ईंधन तथा पशु चारा, ये भी आप सब कर लोगे। ग्रामीण बिजली व्यवस्था, ये भी आप सब कर ही लोगे, है ना। देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप सब जनरल लॉजिक से ही लगा सकते हो कि हाँ ये है ना। एक गांव में ये 29 विषय में शामिल होगा। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन होगा, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, आप सब अगर टेस्ट देते होंगे कहीं ना कहीं ना, तो वहाँ उच्च शिक्षा की बात करता है, हायर एजुकेशन नहीं। 29 विषय में हायर एजुकेशन की बात नहीं किया गया, खाली प्राइमरी और माध्यमिक की बात किया गया है। बात समझ में आ रही है। तो अगला क्या है, पुस्तकालय, गांव में पुस्तकालय भी होना चाहिए। और आपके जो 29 विषय है उसमें शामिल किया भी गया है। अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं दवाखाना, ये भी इसमें शामिल होना चाहिए। महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य, ये भी है। और सार्वजनिक संपत्ति की देख रेख, ये तो होना चाहिए। जैसे कोई भी गांव में आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी देख रेख करना, प्रदान कैसे करेंगे ना, हमारा जो पंचायत कैसे करेगा, ये तो होना ही चाहिए। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, ये भी आप सब लॉजिक से निकाल लोगे। वन विकास, वनों का विकास होना चाहिए। पीने का शुद्ध पानी, देखिए पेयजल से संबंधित योजनाएं बीपीओ में तो पूछेगा भर भर का क्वेश्चन, ठीक। तो भाई जो गांव में रहते हैं उनको भी तो शुद्ध पानी चाहिए। अगर शुद्ध पानी नहीं पियेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएगा। 24 क्या है, सड़क, पुल, तटमार्ग एवं संचार अन्य साधन, तो ये भी है। बहुत बार हम टेस्ट में देखे हैं ना कि क्वेश्चन बना देते हैं, पुल दे देता ना, तो सब लोग क्या कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुल। अच्छा, तट जल मार्ग, इस पर ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे कि गांव में जल तट मार्ग हो, पता ना होगा कि नहीं होगा। संचार आ जाता है और भड़क जाते हैं, तो ये सब भी शामिल है। संचार भी शामिल है, तट जल मार्ग भी शामिल है, सड़क पुल भी शामिल है 29 विषय में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये भी शामिल है ना। और गरीबी उन्मूलन, है तो आप सब जाने जाओगे। बाजार मेला, ये भी आप सबको पता है। पारिवारिक समृद्धि, ये भी 29 विषयों में शामिल है। और जो लास्ट विषय है, समाज के कमजोर वर्ग की समृद्धि, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल हो। तो जायज़ बात है, कमजोर वर्गों का विकास करना तो एक मेन लक्ष्य तो होता ही है। तो देख लीजिए आप सब कि कौन कौन सा 29 विषयों में शामिल है। तो जो अलग थोड़ा हटके था उसको हम बता दिए हैं, ठीक, ताकि आप सब ना भूलें। जैसे क्या आपका था, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं यांत्रिक शिक्षा, ये हटके है। और गैर परंपरागत ऊर्जा, ये है। और माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा, यहाँ पर उच्च शिक्षा देकर आपको कंफ्यूज कर देता है पेपर में, टेस्ट में। तो देख लिए कि कौन कौन सा 29 विषय थे। और ये जो आप सबको दिख रहा है ना, ये 29 विषय हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्टर इन 9th शेड्यूल, 11th शेड्यूल सॉरी। तो ग्रामीण अनुसूची में कितने विषय, 29 विषय। इसी को यहाँ पर दिया गया इंग्लिश में, बस बाकी सब वही है। और देख लेते हैं, इसके बाद अध्याय 2 आ जाता है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, लेसन 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, ग्राम सभा की बैठक के बारे में पढ़ेंगे। कोरम क्या है ये भी पढ़ेंगे। कार्य एवं पंचायत समितियां, देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो 100% बनेगा ही पेपर में, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राम सभा की बैठक, कोरम एवं पंचायत समितियां, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यदि आप सब देख रहे हैं तो जो टॉपिक है जो आप सबको करवा रहे हैं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। अभी चैनल छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे वीडियो, है ना। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।
बाकी चलते हैं अध्याय 2 पर, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के देखते कोरम, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ग्राम सभा बैठक, मतलब ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राम सभा की बैठक क्या होता है, कोरम क्या होता है, कार्य एवं पंचायत समिति अलग अलग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो ग्राम सभा की बैठक होती है ना, 1 वर्ष में 2 बार बैठक होती है। कितनी बार? 2 बार। एक तो रबी की फसल कटने के बाद, एक तो खरीफ की फसल कटने के बाद। तो रबी और खरीफ फसलों के कटने के बाद ग्राम सभा की बैठक होती है। और जो ग्राम सभा की बैठक होती है ना, जो ग्राम सभा की, वो 2 प्रकार से होती है। एक होता है साधारण बैठक, एक होता है असाधारण बैठक। कितने प्रकार की होती है? 2। साधारण बैठक क्या होता है? साधारण बैठक यही होता है कि मतलब जैसे 2 बैठक हुआ, खरीफ की फसल और रबी की फसल कटने के बाद बैठक, ये साधारण बैठक हो गया। असाधारण बैठक नाम से देख लीजिए, असाधारण लिख रहा है ना। जब ग्राम सभा के सदस्य मतलब अपना हस्ताक्षर करके 1/5 सदस्य जब हस्ताक्षर करके प्रधान को लिखित दे और प्रधान तब बुलाए ग्राम सभा की बैठक, तब उसको बोलते हैं असाधारण बैठक। तो इस सब बातों को हम सब इसमें आगे पढ़ेंगे। बाकी देखिए अच्छा, यहाँ एक बात बार बार आएगा, उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट। इस नाम को आप ऐसे समझिएगा ना, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। इसको क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। ये आपके जो सिलेबस है उसमें दिया गया है, तो यही आपको पढ़ना है, यही आपको पढ़ाएंगे भी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट का मतलब उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। इसको हम अगर बोल देंगे एक्ट 1947 तो आप समझ जाइएगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम बोलने की कोशिश करेंगे पूरा। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट मतलब उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 2 का 6 है, ऐसे लिखा जाएगा, धारा 2 का 6, ठीक। अच्छा, आपको बता दें उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 2 जो है, आर्टिकल 2 खाली परिभाषा की बात करता है। धारा 2 में क्या बताया गया है? परिभाषा, केवल सबकी परिभाषा, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, एक्ट 1947 की धारा 2 में क्या दिया गया है? परिभाषा दिया गया। और धारा 2 में कई पार्ट है, कई खंड है ना। जैसे धारा 2 के 6, धारा 2 के 6 में ग्राम सभा की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? ग्राम सभा की। ऐसे बहुत सारी परिभाषा आएगा, तो धारा 2 में ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम धारा 2 के 6 में ग्राम सभा की परिभाषा है। अब देख लेते हैं परिभाषा क्या दिया है। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा बनेगी। तो एक बात किस धारा में कहा गया है? 2 के 6 में, ठीक है। देखिए ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा होते हैं ना कि जो ग्राम पंचायत के भीतर जितने भी सदस्य रहेंगे उनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत रहेगा, ठीक है। तो मतदाता सूची में पंजीकृत लोगों से मिलकर क्या बनती है? ग्राम सभा। ये बात कहा गया धारा 2 के 6 में। तो आशा करते हैं आप सब समझ में आया होगा। तो आगे क्या है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 3। देखिए आप ऐसे कह सकते हैं, एक्ट 1947 की धारा कितना है? 3 में, धारा 3 में। तो धारा आपको बताएं, धारा 2 में क्या था? परिभाषा था। अब धारा 3 में क्या है, ये बात देखिए। राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा स्थापित करेगी। प्रतिबंध यह है कि जहां ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाए वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव का नाम सभा के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या है आपको बता दे रहे। देखिए धारा 3 में क्या कह रहा है? एक्ट 1947 ग्राम पंचायत
राज्य अधिनियम 1947 की धारा 3 में। इसमें बताया गया ना कि जो राज्य सरकार है अधिसूचना के द्वारा गांव, छोटे छोटे गांव को मिलाकर क्या बनाएगा, ग्राम सभा बनाएगा। ठीक, अधिसूचना के माध्यम से ये बात कहेगा सरकार। और जो ग्राम सभा बनेगा ना, जिस गांव की ज़्यादा जनसंख्या होगी उस गांव के नाम के आधार पर उस ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। ध्यान में रहे, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसी के नाम पर रखा जाएगा नाम। तो ये बात किस धारा में कहा गया है, धारा 3 में कहा गया है। और ये काम कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी अधिसूचना के द्वारा। अब देख लेते हैं ग्राम सभा की बैठक, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ग्राम सभा की बैठक क्या है, आपको अभी बताए थे ना। ग्राम सभा की 2 बैठक होती है साल भर में, एक तो खरीफ की फसल कटने के बाद, एक तो रबी की फसल कटने के बाद। ध्यान देना, दोनों बैठक फसल के कटने के बाद ही होती है। आपको फंसा दिया जाएगा कि कटने के एक पहले होगा, एक कटने के बाद होगा, ऐसा भी फंसा सकता है पेपर में। तो आप बहुत सतर्क होकर पढ़िए। तो देख लेते हैं क्या लिखा है, ग्राम पंचायत की बैठक ना, ये बात कहाँ लिखा गया है, पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 11 के 1 में। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 11 के 1 में किसका जिक्र है, ग्राम सभा की बैठक। तो 11 के 1 में क्या लिखा है, ग्राम सभा की बैठक। ठीक, धारा याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखा है कि ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 बैठक होगी। एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद है, जो कि खरीफ की बैठक कहलाएगी, और दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के बाद, तुरंत बाद, जो कि रबी की बैठक कही जाएगी, और जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी। अभी आपको बताया ना, जो ग्राम सभा की बैठक होती है 1 साल में 2 बार होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद। और जो दोनों बैठक होती हैं ना, दोनों बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधान करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे अच्छा है, जो बैठक किस धारा में है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के धारा 11 के 1 में। आगे क्या है, बैठक की सूचना। अच्छा, मान लेते हैं बैठक होती है तो उसकी सूचना भी दी जाती है ना, कि हाँ किस दिन पे बैठक होगी, कहाँ बैठक होगी, कब बैठक होगी, इसकी भी सूचना दी जाती है। बैठक की जो सूचना है, जो पंचायती राज अधिनियम की जो अधिनियम का एक नियम है, नियम 32 से 37 तक, कहाँ से है, 32 से 37 तक बैठक की सूचना से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जाएगी। जो बैठक होनी है ना, कि यहाँ मतलब रबी की फसल कटने के बाद कब बैठक होगी, तो इसकी सूचना प्रधान कब देगा, 15 दिन पहले देगा कि हाँ उस दिन बैठक होगी। सूचना ग्राम सभा की खास स्थानों पर सूचना चिपकवा कर किया जाएगा, और बैठक के दिनांक, समय, स्थान की घोषणा डुग्गी पिटवा कर की जाएगी। तो ध्यान देना, जो जैसे गांव में होते हैं ना, कहीं बैठक रहते हैं खास जगहों पर, तो जो खास जगह होता है ना, इस सूचना को मतलब चिपकवा कर किया जाएगा, डुग्गी पिटवा कर किया जाएगा। हाँ, कि फला दिन पर ग्राम सभा की बैठक होगी। ठीक, और जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, प्रधान। ये नहीं कहेगा अध्यक्षता प्रधान करेंगे, लेकिन इसकी तो सूचना तो दी जाएगी। नियम याद कर लीजिए, 32 से 37 तक है। अब देखिए, बैठक तो हो रहा है ना, लेकिन बैठक कौन बुलाएगा, अभी आपको बता भी दिए थे, प्रधान बुलाता बैठक। 21 नियम में कहा गया, 33 में 33 में बताया गया है कि जो ग्राम सभा की जो बैठक होती है ना, वो प्रधान बुलाता है। किस नियम में है, 33। इसमें देख लेते हैं क्या प्रावधान किया गया है। ग्राम प्रधान ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा, कहाँ पर वो जिक्र है, 33 में। प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक हो चाहे सामान्य बैठक हो बुला सकता है।
अभी आपको बताया था ना, बैठक दो तरह कैसे हो सकता है, एक तो सामान्य, एक तो असाधारण। अब देखिए सामान्य बैठक तो आपको पता है कि रबी की फसल कटने के बाद और खरीफ की फसल कटने के बाद, ये आपका साधारण बैठक है। लेकिन अगर उससे पहले भी अगर कोई बैठक बुलानी हो ना, तो असाधारण बैठक कहलाएगा। इसके लिए कंडीशन है असाधारण बैठक के लिए, देख लेते हैं क्या कंडीशन है असाधारण बैठक के लिए। यदि ग्राम सभा के 1/5 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहा जाए, तो प्रधान को पत्र मिलने के 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। ये शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। अगर ग्राम प्रधान के जो सदस्य हैं 1/5 सदस्य, 1/5 सदस्य मतलब 20%, अगर 1/5 सदस्य हस्ताक्षर कर लिखित रूप से प्रधान को कहेंगे, तो प्रधान को जिस दिन सूचना मिलेगा पत्र, उसके 30 दिन के अंदर प्रधान को बैठक बुलाना पड़ेगा, ध्यान देना। हाँ, और कंडीशन क्या है कि यदि मान लेते हैं प्रधान बैठक नहीं बुलाता, तब क्या होगा, क्या तब क्या हो सकता है ना, अगर प्रधान बैठक ना बुलाए तो जो जिला पंचायत राज अधिकारी है, जिसको डीपीआरओ बोलते हो, डीपीआरओ, तो वो डीपीआरओ क्या करेगा, 60 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो बैठक कौन बुलाएगा, प्रधान बुलाएगा। ठीक है, तो नियम किस में कहा गया, 33 में कहा गया। और विशेष बैठक क्या होती है, 1/5 सदस्य, याद कर लीजिए, लिखित हस्ताक्षर रूप से प्रधान को बुलाता है। और प्रधान कितने दिन में बुलाएगा, 30 दिन में। अगर प्रधान नहीं बुलाएगा तो डीपीआरओ बुलाएगा, कितने दिन में, 60 दिन में। तो जो मोटे मोटे जो पॉइंट है ना, ये आप सब एकदम याद कर लीजिए, यही सब क्वेश्चन बनता है। आगे ग्राम सभा का कोरम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वह अध्यक्षता। तो कोरम कहाँ पर जिक्र है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की अधिनियम 1947, एक धारा 11 के 2। तो जो धारा है 11 के 2 में कोरम का जिक्र है। ठीक, तो ग्राम सभा की किसी भी बैठक की गणपूर्ति के लिए उसके सदस्यों की 1/5 होगी। ध्यान देना, ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होती है, गणपूर्ति मतलब कोरम 1/5 होगी। 1/5 अगर ना लिखा रहे तो कितना मारेंगे, 20%, क्योंकि 1/5 बराबर कितना होगा, 20%। किंतु यह भी प्रतिबंध है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी भी बैठक के लिए दोबारा गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान देना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला, मान लेते हैं कि ग्राम सभा को बैठक करना है और उसका जो कोरम हो गया 1/5, कोरम पूरा नहीं हुआ। ठीक, अच्छा, 1/5 से पूरा नहीं होगा तो स्थगित हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार कोरम पूरा नहीं होगा तो क्या दोबारा भी स्थगित हो जाएगा, नहीं। तो ये देखिए लिखा हुआ, किंतु यह प्रतिबंध है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी भी बैठक के लिए दोबारा गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। बात समझ में आया। तो एक कोरम आपको याद करना है, एक कोरम पूछा जाएगा कि ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम क्या है। कोरम को गणपूर्ति भी बोलते हैं ना, 1/5 है मतलब 20%। आगे क्या, बैठक की अध्यक्षता। अच्छा, कोरम किस धारा में बोला गया है, आप सबको याद है कि बताएं। कोरम कहाँ पर है, 11 के 2 में, धारा 11 के 2 में, भूलिए मत आप सब। ठीक, अब आगे क्या है, नोट बना के चलिए। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधान। ठीक, पंचायती राज अधिनियम 1900, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की 1947 की नियम 46 में है। नियम 46 में क्या बताया गया है, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधान करेगा। देखते हैं, ग्राम सभा की बैठक प्रधान की अध्यक्षता में होगी। किसकी अध्यक्षता में होगा, प्रधान की। ठीक, प्रधान की अनुपस्थिति में
प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। मान लेते हैं कि प्रधान ने बुला लिया बैठक, ठीक। अब प्रधान यदि है तो उसकी अध्यक्षता प्रधान करेगा। मान लेते प्रधान नहीं है तो प्रधान किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। जिस व्यक्ति को मनोनीत करेगा वह व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। मान लेते हैं प्रधान किसी को व्यक्ति को मनोनीत भी नहीं कर पाया, है ना। प्रधान द्वारा यदि कोई सदस्य मनोनीत न किया गया हो तो सहायक विकास अधिकारी किसी भी सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत करेगा। मान लेते प्रधान किसी को मनोनीत भी नहीं किया, तब क्या है, तो जो सहायक विकास अधिकारी है ना, पंचायत के सदस्य में से किसी व्यक्ति को मनोनीत करेगा। और जो सहायक विकास अधिकारी है ना, ये सरकारी आदमी होता है, ठीक। तो सरकारी आदमी किसी निर्वाचित हुए व्यक्ति को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा है। और क्या है, यदि प्रधान एवं सहायक विकास अधिकारी द्वारा किसी सदस्य को अध्यक्षता हेतु मनोनीत न किया गया, मान लेते प्रधान भी ना कर पाया हो और और सहायक विकास अधिकारी भी ना कर पाया हो किसी व्यक्ति को मनोनीत, तब क्या होगा, तब जो सदस्य होंगे पंचायत के वो आपस में अपने में से किसी व्यक्ति को खुद ही मनोनीत करेंगे। तो ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य को चुन सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 3। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जो बैठक की अध्यक्षता है किस नियम में बताया गया है, एक्ट 1947 के नियम 46 के। और बताया गया कि जो ग्राम सभा की जो बैठक की अध्यक्षता प्रधान करेगा। अब मान लेते प्रधान किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाया तो ये भी उसके पास ऑप्शन है कि प्रधान किसी को मनोनीत कर सकता है, किसी सदस्य को, कि हाँ आप जाइए, आप जाके मतलब अध्यक्षता कर लीजिए ग्राम सभा की बैठक के। तो मान लेते प्रधान ये भी नहीं कर पाया, मान लेते प्रधान कहीं दूर गया हो, किसी व्यक्ति को मनोनीत भी नहीं कर पाया हो, तब अब ऑप्शन आता है पंचायत राज अधिकारी का, सहायक विकास अधिकारी का। यह क्या करेगा, जो सदस्य होंगे पंचायत के उनमें से किसी व्यक्ति को मनोनीत कर लेगा। मान लेते हैं कि सहायक विकास अधिकारी भी ना किसी व्यक्ति को मनोनीत किए हों, तब क्या होगा, अब जो सदस्य होंगे ग्राम पंचायत के, जो भी उसमें उपस्थित सदस्य होंगे वो सब अपने में से किसी व्यक्ति को अध्यक्षता के लिए चुन सकते हैं, ठीक है। तो कितने ऑप्शन हैं चुनने के लिए, 3 ऑप्शन हैं। आगे क्या है, बैठक की कार्रवाई। मान लेते हैं बैठक हो गया, अब क्या होगा, आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, लग रहा है कि ना पूरा जनता बैठे हुए। आप सब भी देखते होंगे अपने गांव में कभी पंचायत होता है, बैठक होती तो इसी तरह किससे होती है ना। अब बैठक की कार्रवाई क्या है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 36 में है बैठक की कार्रवाई। ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों को सिफारिश एवं सुझाव दे सकती है, ठीक। तो ग्राम सभा क्या करेगी, मामलों का विचार विमर्श करेगी और किसको ग्राम पंचायत को सिफारिश एवं सुझाव देगी कि यहाँ आप ऐसा काम कीजिए। अब देखिए क्या क्या हो सकता है ना बैठक, यहाँ बैठक से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। गत बैठक की कार्रवाई पढ़कर, गत बैठक मतलब जो पीछे बैठक हुई है उसकी कार्रवाई, गत बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाई जाएगी और उसकी पुष्टि की जाएगी। पिछली बैठक के बाद का हिसाब बैठक में रखा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। जो सूचना, निर्देश व आदेश मिले हों उन्हें पढ़कर सुनाया जाएगा और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। मतलब ये पिछली बैठक के बारे में, मान लेते हैं आज बैठक हो रही है ग्राम सभा की, ठीक। तो इससे पीछे भी तो बैठक हुई रहा होगी, अगर इससे पीछे बैठक हुई रही होगी ना तो इसके बारे में बताया जा रहा है। जो पीछे जो काम हुआ है उसको बताया जाए कि कहाँ कितना काम हुआ, कैसे हुआ है ना। और देख लेते, ये तो पीछे के काम का जिक्र हो गया बैठक में कि यहाँ पीछे क्या क्या हुआ था। दूसरा बात क्या है, सदस्य ऐसे सवाल ही
पूछ सकते हैं जो पंचायत से जुड़े हों, ठीक, किंतु वह कोई अनावश्यक विवाद पैदा करने की संभावना वाला काल्पनिक किसी जाति या व्यक्ति के लिए अपमानजनक प्रश्न नहीं पूछेंगे। मतलब जो भी सदस्य उपस्थित रहेंगे वो पंचायत से संबंधित कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे अनावश्यक रूप से, ठीक। जायज़ बात है, कहीं भी अगर अनावश्यक चीज़ हो तो वहाँ दिक्कत तो हो ही जाती है। ये भी वहाँ जब बैठक हो रही है तो ये भी कार्रवाई होती है ऐसे। तीसरा कार्रवाई क्या होगा? बैठक की कार्रवाई रजिस्टर एक ना रूप पत्र संख्या 8 पर अंकित की जाएगी। जो कार्रवाई हो रहा है कहाँ पर रजिस्टर्ड होगा? रूप पत्र संख्या 8 पर। और बैठक की कार्रवाई की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी को बैठक के 7 दिन के अंदर भेजी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिन। मतलब मान लेते हैं जो जो वहाँ बैठक की कार्रवाई हुआ, जो निष्कर्ष निकला, उसका एक प्रति सहायक विकास अधिकारी को भेजा जाएगा। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। किस नियम में कहा गया ये बात? नियम 36 में कहा गया है, ठीक। और आगे देख लेते हैं और क्या आगे कार्रवाई हो रहा है। बैठक में लिए गए निर्णय पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि 2/3 सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर कर इसके लिए प्रार्थना पत्र ना दें। नियम नंबर कितना है? 40 में बात कहा गया। चलो आपको ये वाला नियम फिर से बताते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं, ठीक, और उनको ये बात नहीं समझ में आया है कि ये जो निर्णय लिया गया है ये सही है कि गलत है, और चाहते कि ये दोबारा निर्णय हो सदस्य लोग जो उपस्थित हैं। लेकिन ऐसे कह देने से नहीं हो जाएगा कि यहाँ साहब मतलब इस पर दोबारा विचार विमर्श किया जाए, ऐसे कोई कह देगा तो ऐसा नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जितने भी सदस्य गण हैं उनका 2/3 लोग कहेंगे, लिखित रूप से हस्ताक्षर करेंगे और देंगे। इसके बाद इसके प्रार्थना पत्र देंगे, तब उसके बाद दोबारा विचार विमर्श होगा। ऐसे खाली कह देने से नहीं हो जाएगा। 2/3 सदस्य, याद कर लीजिए, 2/3 सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर करके प्रार्थना पत्र देंगे, तब जाके दोबारा उस निर्णय पर विचार विमर्श होगा। किस नियम में कहा गया? नियम नंबर 40 में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे क्या है? ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट एवं अंतिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिए गए उत्तर यदि हो। अगला क्या है? पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट। मतलब जो भी रिपोर्ट चालू वित्तीय वर्ष है या उससे पिछले वित्तीय वर्ष है तो रिपोर्ट को भी सौंप सकते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों एवं सुझाव पर सम्यक विचार करेगी। तो कौन विचार करेगा? ग्राम पंचायत, ठीक। जो ग्राम सभा क्या करेगी? सिफारिश करेगी। अन्य मामलों जैसे नियत रखे जाएं, यदि और कोई अन्य मामला है तो उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, ठीक। तो ये सब क्या है? जो बैठक होगा ना, और जो उसमें कार्रवाई होगा उसके बारे में बताया गया। तो कार्रवाई नियम 36 में कहा गया है, ठीक। और इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात निकल कर ना, इस 7 दिन का मतलब सहायक अधिकारी के पास कितने दिन के अंदर फिर भेजा जाएगा? 7 दिन के, ठीक। और ये 2/3 वाला ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2/3 जब लिख कर देंगे हस्ताक्षर करके, तब उस निर्णय पर दोबारा विचार विमर्श होगा। अब ग्राम सभा की कार्य, ये तो बैठक हो गया ना। अब ग्राम सभा के क्या क्या कार्य हो सकते हैं? समुदाय के कल्याण के लिए चलाए जा रहे हैं विकास कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक रूप से श्रमदान एवं अंशदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करना। जो ग्राम सभा है ना, जो समुदाय के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको लोगों को जागरूक करना है। ग्राम सभा को अंशदान देने के लिए, है ना, और श्रमदान देने के लिए लोगों को क्या करेगा? ग्राम सभा प्रेरित करेगा, ठीक। और क्या है दूसरा पॉइंट? केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक
न्याय एवं आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए वास्तविक लाभार्थी की पहचान करना। इसका मतलब है जैसे केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं और राज्य सरकार की भी योजनाएं होती हैं। उस योजना के पात्र लाभार्थी की पहचान करना कि हाँ, इस योजना के लिए कौन लोग पात्र हैं, तो उनकी पहचान कौन करेगा? ग्राम सभा। जैसे कभी कभी होता है ना, प्रधानमंत्री जैसे आवास योजना है, जिसके पास 2 बिल्डिंग का घर रहता है वो भी अपना प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना नाम डलवा लेता है और मकान पास जाता है, तो ये गलत बात है ना। तो कभी कभी ये होता है जो एकदम गरीब बेचारा है, उसके बाद झोपड़ी है, मड़ई है, झोपड़ी है, तो वो क्या करता है, उसको आवास ही नहीं मिलता। तो ये सब ना हो, तो योजना जो है उसका वास्तविक जो लाभार्थी है, जिसको वास्तव में लाभ लेना चाहिए, इसकी पहचान कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। तीसरा पॉइंट क्या है? ग्राम के विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत को सहायता करना। मतलब जो भी विकास संबंधी योजनाएं हैं उनमें ग्राम पंचायत का क्या करेगा? सहायता करेगा ग्राम सभा। आगे क्या है? तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, वार्षिक कार्य योजना। वार्षिक कार्य योजना आगे आपको पढ़ाएंगे ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायत विकास योजना जिसको बोलते हैं, जिसको GPDP भी बोलते हैं, कि पूर्ण रूप से स्वीकृति ग्राम सभा की बैठक में दी जाती है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि GPDP मतलब ग्राम पंचायत विकास योजना की पूर्ण स्वीकृति किसकी बैठक में दी जाती है? तो आप बताएंगे ग्राम सभा की बैठक में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो दोस्तों जो भी देखिए, आप सब किस तरीके से याद किए हैं, कैसे समझे हैं ना, हमें तो पता नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब एक बार खाली ध्यान से देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आगे क्या है? ग्राम प्रधान एवं उनके दायित्व आगे देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 का नियम संख्या 47 में ग्राम का जो प्रधान है उनके जो दायित्व है का वर्णन किया गया। किसमें? नियम 47 में। तो क्या क्या पहला कर्तव्य क्या है प्रधान का? कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों को बुलाएं और उन बैठकों की अध्यक्षता करें। पहला कर्तव्य तो यही है। तो चाहे ग्राम सभा की बैठक हो, चाहे ग्राम पंचायत की सभी बैठक हो, कौन बुलाएगा? प्रधान, और उसकी अध्यक्षता करेगा। पहला महाकर्तव्य तो यही है। दूसरा कर्तव्य क्या है? कि पंचायत की आर्थिक व्यवस्था तथा शासन की देख रेख करना। यदि कोई त्रुटि या गड़बड़ी पाए तो इसकी सूचना ग्राम पंचायत को देना। अगला क्या है? ग्राम पंचायत के प्रस्तावों को क्रियान्वित करना। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की तरफ से समस्त पत्र व्यवहार करना। अगला क्या कार्य है? पंचायत की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने का प्रयासरत रहना, है ना। जो मतलब पंचायत की जो सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले कर, शुल्क, फीस लगाने व उसको वसूलने की व्यवस्था करना। आप सभी जानते हैं ना, ग्राम पंचायतें टैक्स लगा सकती है, तो वसूलना लगाना किसका दायित्व है? प्रधान का ही है। पंचायत की 3 समितियों क्रमशः नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष होने के कारण समय से बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना, ठीक। अच्छा, आपको समितियां पढ़ाएंगे। जो 6 समितियां होती है टोटल ग्राम पंचायत में। कितनी समितियां होती है? 6। और 6 में से 3 समितियों का अध्यक्ष प्रधान होता है। कितने का? 6 होते हैं। 3 3 6। तीन समितियों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। कौन कौन सा समिति का प्रधान अध्यक्ष होता है? नियोजन एवं विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान।
शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। एवं प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। तो 3 समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है, बाकी 3 समिति का सदस्य अन्य सदस्य होते हैं, अध्यक्ष। ठीक। तो प्रधान जिस समिति का, तीनों समिति का जो अध्यक्ष प्रधान है ना, इसकी समय से बैठक बुलाएगा, ये भी उसका दायित्व है। भूमि प्रबंधक समिति एवं भू एवं ग्राम राजस्व समिति की बैठक बुलाना। तो भूमि प्रबंधक समिति की भी बैठक कौन बुलाता है? प्रधान। अच्छा, इसका सचिव कौन होता है? इसका सचिव बीपीओ नहीं होता है, इसका सचिव लेखपाल होता है। कौन होता है? लेखपाल। ग्राम राजस्व समिति की बैठक बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना। और भूमि प्रबंधक समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधान। और सचिव कौन होता है? लेखपाल। आगे क्या है? पंचायत की समितियां, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समितियां पूछी जाती है पेपर में। तो प्रायः ग्राम पंचायत में 4 प्रकार की समितियां का स्वरूप दिखाई देता है। तो पंचायत में कितने प्रकार की समितियां पाई जाती हैं? 4, है ना। और 4 देख लेते हैं कौन कौन सा। देखिए कौन कौन सी समिति हैं। पहला समिति अस्थाई समिति, ठीक। और दूसरा समिति कौन सा? संयुक्त समिति। उसके बाद भूमि प्रबंधक समिति, फिर अन्य विभागों द्वारा गठित समिति। तो कुल कितने प्रकार की समितियां हो गई? 4 प्रकार की। अब इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी समिति है। समितियां नाम ये आपको याद होने चाहिए। तो ग्राम पंचायत में कितने प्रकार की समितियां होती? 4। अस्थाई, संयुक्त, भूमि प्रबंधक, अन्य विभागों द्वारा गठित समिति। ठीक। अब देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से पेपर में, तो आना अनिवार्य है। अब यहाँ समिति का नाम, समिति के कार्य, समिति का गठन, 3 लाइन दिया गया है। ठीक। तो समिति का कार्य, समिति का नाम। पहला समिति कौन सा समिति है? ध्यान देना, ये अस्थाई समितियां हैं। अस्थाई समितियां 6 प्रकार की होती है, आपको बता दे पुनः। देखिए ये जो आपका समिति है ना, 4, 1 2 3 4, ये जो अस्थाई समितियां ना, इसमें 6 प्रकार की समितियां हैं। ठीक। तो इसी का वर्णन कर रहे हैं, और यही आपके सिलेबस में है ही, अस्थाई समितियां। तो अस्थाई समितियां कितनी हैं? आगे आपका दिया गया है। इसी में से अस्थाई समिति में से प्रधान 3 का अध्यक्ष होता है। पहला आपका है जैव विविधता प्रबंधन तथा नियोजन एवं विकास समिति। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। अभी आगे बताए थे आपको। समिति का कार्य क्या होता है इसका? ग्राम पंचायत की योजना तैयार करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत में जो योजना है ना, यही तैयार करता है जैव विविधता समिति। कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को संचालन करना। ठीक। और समिति का गठन, तो प्रधान इसका क्या होता है? सभापति होता है, अध्यक्ष होता है। और 6 अन्य सदस्य, तो 6 अन्य सदस्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो एससी हो जाएगा, एसटी हो जाएगा, और महिला हो जाएगा, और ओबीसी हो जाएगा। एक सदस्य अवश्य होगा इन सब से। ठीक। अच्छा, एक और बात बता दें कि प्रत्येक समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 1+6 सदस्य होते हैं। मतलब एक तो मुखिया तो होगा ही, मतलब सभापति, और 6 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक। तो ये जो 6 अन्य सदस्य होते हैं ना, इसमें कौन कौन से होंगे? एक एसटी होगा, एससी होगा, महिला होंगे, और ओबीसी से होंगे एक सदस्य। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। अभी आपको बता दें 3। इसका काम क्या होता है? ग्राम पंचायत की योजना बनाना। दूसरा आ गया शिक्षा समिति। इसका भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधान। ठीक। इसका काम क्या है? प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता आदि से संबंधित कार्य। ज़्यादा शिक्षा समिति तो शिक्षा से कार्य करेगा। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। इसमें और कितने सदस्य होते हैं? 6। अभी आपको बता, सब में यही होता है 1+6। एक तो सभापति होता है, 6 अन्य सदस्य। अन्य सदस्य में कौन कौन होगा? एक एससी, एसटी, एक ओमन होगा, और एक पिछड़ा वर्ग से होगा। ठीक। और अगला क्या है? प्रशासनिक समिति। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। इसका काम क्या है?
ग्राम पंचायत के कर्मियों संबंधी समस्त विषय इसके अंतर्गत आते हैं। राशन की दुकान संबंधी कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि राशन की दुकान से संबंधित कार्य किस समिति में आता है, तो आप बताएंगे प्रशासनिक समिति। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान, बाकी 6 सदस्य, एक SC ST OBC और ओमेन एक एक होते हैं, और 1 + 6 टोटल 7। अगला अब देखिए 3 जो समिति था कौन कौन सा, यही तीनों, ये तीनों। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधान। सभापति कौन होता है? प्रधान। बाकी का 3 बच रहा है, और ये तीनों का कोई और होगा, कोई भी सदस्य हो सकता है। निर्माण एवं कार्य समिति चौथा समिति है। सभी निर्माण कार्य कराना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत द्वारा नामित, कोई भी ग्राम पंचायत द्वारा जिसको नामित कर दिया जाएगा वही सभापति होगा। इसमें भी वही है, 6 सदस्य होते हैं, एक ST SC OBC वुमेन। 5वां कौन है? स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। इसके अंतर्गत क्या आता है? चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण, विशेष रूप से महिला बाल कल्याण की योजनाओं का संचालन करना। ठीक। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति एवं संरक्षण। इसके भी अध्यक्ष कौन होगा? सभापति। कोई भी सदस्य होगा ग्राम पंचायत द्वारा नामित, वही 1 + 6 इसमें भी होते हैं। और जो अस्थायी समिति का जो लास्ट समिति है कौन सा है? जल प्रबंधन समिति। राजकीय नलकूपों का संचालन करना, पेयजल संबंधित कार्य। ग्राम पंचायत द्वारा नामित कोई भी सदस्य होगा सभापति, और 6 सदस्य वही होगा जो आपको बताए हैं, 1 + 6 सदस्य। तो देख लिए आप सब, जो अस्थायी समिति आता है जो आपके सिलेबस में, यही है अस्थायी समितियाँ सिलेबस में। तो जो अस्थायी समितियाँ होती हैं ना, 6 होती हैं। अस्थायी समितियाँ कितनी होती हैं? 6। अभी आपको दिखाए थे, यही अस्थायी समितियाँ ना 6 होती। और इसका जो 3 और 3, इस जो 3 है इसका प्रधान अध्यक्ष होता है, सभापति। बाकी 3 का नामित कोई भी सदस्य होता है। और प्रत्येक समिति में कितना सदस्य होते हैं? 1 + 6, मतलब 1 सभापति और 6 सदस्य। अगर सदस्य केवल पूछे तो 6, सभापति को लेकर 7। तो यही आपके सिलेबस में था, इसको कवर कर दिया गया है। और इसके बाद क्या आता है? ग्राम सभा एवं पंचायत की बैठक, कार्य तथा समितियों की गतिविधियों में पंचायतों की सहायक भूमिका। तो इसे हम नेक्स्ट दिन कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।